हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का लेक्चर मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ और ये खास तौर पर बीएससी के बच्चों के लिए है जिनको पोलराइजेशन टॉपिक कंप्लीट करना है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। तो देखो भाई, ऐसा है कि बहुत डिटेल में तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का इसका हम नेचर रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, जो मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आपके कंप्लीट होते रहे। तो पोलराइजेशन को पढ़ने से पहले ये मान के चल रहे हैं कि आपने डिफ्रैक्शन पढ़ रखा है, इंटरफेरेंस पढ़ रखा है। अब जरा आप देखिए कि जब आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो या जब आप डिफ्रैक्शन, ये दो टॉपिक पढ़ते हो, तो आप लाइट को क्या मानते हो? उन दोनों टॉपिक में माना गया है कि लाइट एक वेव है। वेव होने का मतलब है कि इसको हम एक बहुत ही जनरल इक्वेशन अगर हम माने y = a sin ओमेगा t, इस तरह की इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है। तो आप देख रहे हो इसमें साइनोसॉइडल बिहेवियर है, तो साइनोसॉइडल बिहेवियर का मतलब है कि इस तरह से इसका वेरिएशन होगा। तो ये हमारा कुछ एम्पलीट्यूड वाला हिस्सा हो गया और ये मान ले टाइम के साथ है। तो ये हो गया वेव नेचर। अच्छा, वेव में क्या होता है? वेव में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड एक टर्म डिफाइन करते हैं। तो इस इक्वेशन में जो ए वाला टर्म है ये एम्पलीट्यूड है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ हो गया। ये आप देख लें, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस पूरे हो जाएंगे उसको की हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी। अगर मान लें कि जो वेव है ये किसी डायरेक्शन में मान लो v वेलोसिटी चल रही है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो जब तक हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, जब तक हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो हम उसमें यही मानते हैं और यही हमने मान के उस पूरी मैथमेटिक्स को डेवलप किया है कि लाइट इज अ वेव। और वेव होने के नाते उसमें वेवलेंथ की प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ एम्पलीट्यूड होता है। अब जैसे अगर हमारे पास ये एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटरफेरेंस में, और डिफ्रैक्शन में भी हम इन्हीं सारे टॉपिकों को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फेज, ये सारे टर्म के अलावा देखें तो वेव के दो टाइप होते हैं। वेव की दो प्रकार होते हैं। जैसे एक जो होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और जो दूसरी तरह की वेव होती हैं उनको नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। तो दो तरह की हमारे पास वेव है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और एक ट्रांसवर्स वेव है। अब ये जो पूरी थ्योरी हमने पढ़ी है इंटरफेरेंस की और डिफ्रैक्शन की, इस पूरी थ्योरी में हमें ये जवाब नहीं मिलते कि लाइट यहाँ पर किस तरह की वेव है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है या एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में ये होता है, ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम कहें कि चूंकि वेव इज अ फॉर्म ऑफ, वेव के थ्रू क्या प्रोपोगेट करती है? एनर्जी प्रोपोगेट करती है। तो अगर मान लो एनर्जी की प्रोपोगेट करने की ये डायरेक्शन है बाएं से दाएं, और उस समय अगर कोई एंटिटी है, कोई क्वांटिटी है, अब हम लोग आगे बात करेंगे वो क्या है, उसके वाइब्रेशंस, या मान लो मीडियम के पार्टिकल है, अगर मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशंस ये इस तरह से हो चलने की दिशा के परपेंडिकुलर, तो इस नेचर को हम ट्रांसवर्स कहते हैं। और अगर जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है, मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग, मतलब टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल भी और एनर्जी की डायरेक्शन में हो रहा हो, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। जैसे मैकेनिकल वेव है हमारे पास, ओके, हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, जैसे कि सिस्मिक वेव हो गई, साउंड वेव हो गई, तो ये सारी वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए एक मजबूरी क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए आपको मीडियम जरूरी होता है। अगर बिना मीडियम के आप मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करता हुआ नहीं पाओगे। लेकिन ट्रांसवर्स वेव के लिए अगर मीडियम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यानी कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती हैं जो है वो बिना मीडियम के भी चल सकती हैं और मीडियम हो तो भी चल सकती हैं, प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाएंगी। अच्छा, आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई वेव ऐसी है जो मेरा मीडियम के प्रोपोगेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसके पास अपना खुद का कोई सस्टेन सिस्टम होगा जिसकी वजह से वो मूव कर रही है। अगर इसको समझना चाहे तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो जनरली क्या होता है कि अगर आपको जाना है तो आप किसी टैक्सी को हायर करोगे। ठीक है, आपने एक टैक्सी हायर कर ली इस तरह से।
अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि बिना आप घर से निकल रहे हो, बिना टैक्सी के आप वहां जा सकते हो, इसका मतलब है कि आपके पास अपने खुद का कोई सेल्फ व्हीकल होगा। हाँ, आपके पास अपनी खुद की कोई आपकी गाड़ी बाइक वगैरह कुछ होगी, इसलिए आपको बाहर से किसी दूसरे व्हीकल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी चीज से तो गया होगा, लेकिन अगर वो बाहर सपोर्ट नहीं ले रहा है इसका मतलब उसके पास अपना खुद का एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा। ऐसा ही कुछ लाइट के साथ भी है। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लाइट जो होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे इसको प्रूफ किया गया, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन टॉपिक है या पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो यही प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ये ट्रांसवर्स नेचर इंटरफेरेंस से नहीं एक्सप्लेन होता है, ये ट्रांसवर्स नेचर डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन नहीं होता। इस ट्रांसवर्स नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी है। तो लाइट के पास जो पोलराइजेशन होने की प्रॉपर्टी है उससे उसका ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ होता है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्दर कि ये कैसे मालूम चला हमें कि लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर होता है। इसको कैसे हमने एक्सपेरिमेंटली जाना या थ्योरेटिकली जाना, जो भी तरीका है। तो उसके लिए फिर हम एक इंसान का नाम हमें जानना होगा, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, एक थ्योरी डेवलप की, और आज की डेट में हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, EMT जिसको बहुत ही पॉपुलर तरीके से कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बड़ी क्रांतिकारी थ्योरी थी। इस थ्योरी ने 4 इक्वेशंस इस्तेमाल होती है जिसको हम 4 मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। आप लोग आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। तो अभी आप ये समझ लो कि इस थ्योरी की फाइंडिंग ये थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जरा हमें समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। मान लो कि हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, ये हमारे पास लाइट सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है, और हम यहाँ कहीं एक ऑब्जर्वर की तरह से बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, लाइट हम तक आ रही है। तो लाइट को जनरली हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लाइट जो है वो लेफ्ट से राइट तक जा रही है। तो ठीक है, ये हमारे लाइट के चलने की डायरेक्शन है, हम इसको सामने से देख रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में माने तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको मान लें z डायरेक्शन है, ये हमारी x डायरेक्शन है, ये हमारी y डायरेक्शन है। तो इस तरह इसका मतलब है अलोंग z डायरेक्शन हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो अब इस पूरी चीज को अगर हमें समझना है तो जरा हम एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि हम 2 प्लेन मानते हैं। तो एक प्लेन तो ये हो जाएगा और एक दूसरा प्लेन जो है वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 प्लेन हो गए। ये पीछे थोड़ा सा इसको हम ब्रोकन लाइन से बना सकते हैं। ये 2 प्लेन है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा y प्लेन, y एक्सिस के अलॉन्ग, जिसे आप इसको देख रहे हो ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये है हमारे पास x प्लेन है, और ये डायरेक्शन जो है हमने वो ऑलरेडी z डायरेक्शन को ले रखा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट होती है उसमें 2 तरह के वाइब्रेशन होंगे। एक वाइब्रेशन ऐसे होंगे जो केवल y प्लेन में कन्फाइंड रहेंगे, जैसे इस तरह से हम मान लें, ये सॉरी यहाँ से इसको ऐसे, और दूसरे तरह के जो वाइब्रेशन होंगे वो x प्लेन में कन्फाइंड रहेंगे। जैसे इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर दें, ये यहां से ये x प्लेन में है। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं ये जो वाइब्रेशन है ये केवल और केवल y प्लेन के हैं। y प्लेन में ही ये सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं, और जो दूसरे तरह के वाइब्रेशन है ये केवल x प्लेन में हो रहे हैं। आप देख लो जो हमने x y डेफिनेशन ली है ये है। तो ये कैसा है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है, ये दोनों अरेंजमेंट परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारे पास, मान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है कि 2 तरह के वाइब्रेशन है, एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशन है उनको हम मान लें इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है, और यहाँ का जो वाइब्रेशन है इसको मान लें मैग्नेटिक वाइब्रेशन है। तो इस मॉडल से, इस मैथमेटिकल मॉडल से हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो अपने आप में 2 तरह की एनर्जी से मिलकर बना है, जिनको हम 2 तरह के वाइब्रेशन कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और दूसरा होता है मैग्नेटिक वाइब्रेशन। और सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही साथ
एक साथ होने के साथ जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से बनाएं तो सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये हमारी जो डायरेक्शन है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। तो जो हमारी ये डायरेक्शन है इसमें इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होंगे और जो ये डायरेक्शन है इसमें मैग्नेटिक वाइब्रेशन होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये इसे हम ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि लाइट का ये जो पूरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है इसे हम ऑर्थोगोनल सिस्टम अरेंजमेंट कहते हैं। एक चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हो वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हमने माने हैं इनकी जो लेंथ है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं है। मान लो आप इसको एम्पलीट्यूड से मान सकते हो, एम्पलीट्यूड है ये, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंटेंसिटी जुड़ा होता है। तो आप क्या देख रहे हो इस पॉइंट पर, इसे यहाँ देखिए, यहाँ ठीक से बना है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में है एक्स की, फिर एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, साथ ही साथ उनका एम्पलीट्यूड भी लगातार चेंज होता जा रहा है। देखो यहाँ एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ जीरो, यहाँ से इन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसा है कि पहले मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर जीरो होगा, और फिर ये धीरे से यहाँ से उलट जाएगा। और इसका अगर आप ट्रेजेक्टरी बनाओगे, इसका जो लोकस बनाओगे वो इस तरह से होता चला जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर बनी हुई है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ई भी कांस्टेंट नहीं रहता, बी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी वैरी करते रहते हैं और इनका एम्पलीट्यूड भी वैरी करता रहता है, इनकी डायरेक्शन भी वैरी करती रहती है। मैक्सवेल की थ्योरी में एक चीज और आगे हम पढ़ते हैं, जानेंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से सी टाइम छोटा होता है। तो सी एक बहुत ही लार्ज नंबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो ये 3 × 10⁸ बहुत लार्ज नंबर है। आप खुद ही सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का जो भी मैग्नीट्यूड रहा होगा उसको अगर आप इतने बड़े नंबर से अगर डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली जो कुछ भी आएगा बहुत छोटा होगा। तो इससे क्या निकला है, इससे ये फैसला हुआ कि हम बी कंपोनेंट को ना बनाए। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में आपने कई बार ऐसा किया होगा, मान लीजिए आप सीरीज लिख रहे हैं, तो सीरीज में एक टर्म है एक्स है, एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक टर्म एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 6, ऐसे ऐसे। और मान लो कंडीशन है कि एक्स इज स्मॉल, तो अगर एक्स स्मॉल है मतलब लेस देन 1 है, तो ऐसी कंडीशन में एक्स स्क्वायर और छोटा होगा, एक्स की पावर 4 और छोटी होगी, एक्स की पावर 6 और छोटी होगी। तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, हम वहां कुछ जैसा भी हमारा जरूरत हो तो हम मान लें कि कुछ कंपोनेंट हम निगलेक्ट कर दें। ये है लेकिन इनके होने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हम अपने इस एनालिसिस में मैग्नेटिक कंपोनेंट को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑप्टिक्स में खास तौर पर जब हम लाइट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं तो लाइट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के दौरान हम यहाँ पर मैग्नेटिक कंपोनेंट को इसलिए नहीं लेते हैं या नहीं मानते हैं क्योंकि मैग्नेटिक कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से सी टाइम छोटा होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम सिर्फ ये डायग्राम बनाएं कि ये हमारी जेड डायरेक्शन है जिसमें लाइट चल रही है और हमारे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से वेरी कर रहे हैं, टॉप से डाउन बॉटम इस तरह से, सिर्फ एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमारा ये पुराना वाला डायग्राम है कहाँ गया, ये डायग्राम जो है हमने अभी यूज किया है, इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसमें हम ये कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक ही प्लेन में है। लेकिन ये किसने कह दिया कि इलेक्ट्रिक हमेशा एक्स में रहेगा और मैग्नेटिक हमेशा वाई में रहेगा? इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा होने का मतलब है ये भी हो सकता है कि जो हमने कंपोनेंट ये लिए हैं, जो ये कंपोनेंट हमने लिया है ई, इसको हम बी भी कह सकते हैं, और जो हमने बी लिया है इसको ई भी कह सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि ई बी हमेशा परपेंडिकुलर हो। किस प्लेन में कौन सा है कोई मतलब नहीं। ये तो हमने जो सिंप्लिसिटी के लिए लिया था। आप सोचो कि कोई और प्लेन है इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल इक्वली पॉसिबल है। तो अगर आपने कहा कि आप इस तरह से हो यहाँ पर और आप यहाँ से देख रहे हो, तो अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरह से वेरी कर रहे हैं जैसे अप एंड डाउन इस तरह से, तो आप जब यहाँ से देखोगे तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को आपको ऐसे वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप देख रहे हो तो ये जो एरो का टिप है ये वो पॉइंट है और ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ये इस तरह से हो रहे हैं। मे बी
कि ये इसकी बजाय थोड़ा इस तरह के प्लेन पे हो रहे हो, इस तरह के प्लेन पे हो रहे हो, तो इसका मतलब है आपको ये भी दिख सकता है कि ये वाइब्रेशन इस तरह से हो रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक्स प्लेन में ना हो, वाई प्लेन में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरह से दिखाई पड़ेंगे, या और भी घूमा हो सकता है। तो इतनी सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि हम जब इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अपनी तरफ आती हुई डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमारे पास सभी डायरेक्शंस में जितनी भी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, उन सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में ये कंपोनेंट हमें होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हम इस लाइट का कोई भी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं बता सकते, और ये जो हमारी असमर्थता है कि हम भाई किसी लाइट का कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं बता सकते, लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा नहीं बता सकते हैं, इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं अनपोलराइजेशन या अनपोलराइज स्टेट। तो जो नेचुरल लाइट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो नेचुरल लाइट है, नेचुरल सोर्सेस से निकले, नेचुरल सोर्सेस क्या है? सन है, माचिस जलाई आपने, दिया जलाया, ये सारे जो नेचुरल सोर्सेस है, टॉर्च ऑन किया, ये सब जो भी हैं, ये सब अनपोलराइज लाइट एमिट करते हैं। तो अगर आप कहते हो कि भाई फिर पोलराइज कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमें कुछ टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हम बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, तभी हम लाइट को पोलराइज होता हुआ देख पाएंगे। नेचुरल तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है कि नेचुरल तरीके से हम मतलब पोलराइज लाइट को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सके, देख सके, पा सके। तो अब हम आते हैं अपने इस नोटेशन पर। तो अगर हमें अनपोलराइज लाइट बनानी है तो अनपोलराइज लाइट को हम इस तरह से डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन के इस तरह के डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। ये थोड़ा सा हिल रहा है, दिक्कत बन रहा है, लेकिन आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम वाइब्रेशंस बना सकते हैं। अब ये जो है देखो, सारा काम मैथमेटिकली कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो इसको हम एक इक्विवेलेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे खुद ही आप देखो, इसे मान लो आपके पास ये दो डायरेक्शन है, दो एक्सिस है जो आपस में परपेंडिकुलर है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट था, जिसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, तो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे था और एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे था। इसको हम कहते हैं, इसका नाम है E1, मतलब एक जस्ट एक ओरिएंटेशन में है। तो जैसे आप करोगे, तो अगर मान लो थीटा है, तो ये इसको हम रिजॉल्व कर दें। रिजॉल्व करने का मतलब है इसको हम ना लिखें, यहां से ना लिखें, और इसे लिख दें E1 cos थीटा और इसे लिख दें E1 sin थीटा। तो जैसे आपने E1 sin थीटा, E1 cos थीटा लिखा, तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आप इसको यहां से हटा सकते हो कि अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर E1 cos थीटा को लिख दिया है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट बचा। ऐसे ही जब इसको आप गायब करोगे और मान लो कि ये थीटा है इधर, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी हो जाएगा E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा, अपोजिट हो गए। अब मान लो यहाँ पर कोई एक दूसरा कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक का, ये इस तरह का था, उसके भी दो हिस्से कर दिए। इसको मान लो E2 कह दें, इसका एंगल θ1 है, तो ये हो जाएगा E2 cos θ1 और वैसे ये हो जाएगा E2 sin θ1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमने केवल एक ये एक्सिस ले ली है और ये हमने दूसरी एक्सिस ले ली, ये दो एक्सिस ले ली। बाकी जितने कंपोनेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, इन सारे कंपोनेंट को, ये तो नहीं है, इन सारे कंपोनेंट को हम थीटा के हिसाब से एक्स वाई कंपोनेंट में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास E1 cos थीटा, E2 cos θ1, इसी तरह से E3 cos θ3 और ऐसे बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये अनपोलराइज लाइट है, इसको अगर हम मैथमेटिकली थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहें तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, इस प्लस के नोटेशन से। तो अनपोलराइज लाइट को चाहे तो आप इस तरह के फूलदार स्ट्रक्चर से बनाएं, चाहे आप इसको प्लस साइन से बनाएं। अब यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब आप ये प्लस साइन बना रहे हो तो उसमें ये मान रहे हो कि लाइट आपकी तरफ आ रही है। तो लाइट आपकी तरफ आ रही है, इसलिए आपने उसके जितने भी पॉसिबल ओरिएंटेशन थे, उन सारे पॉसिबल ओरिएंटेशन को आपने इस तरह से प्लस साइन में ले लिया। अब सोचो, अब आप एक काम करो, इस पूरे स्ट्रक्चर को 90 डिग्री घुमा दो। जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये जो दो एरो हैं ये हमारी तरफ आ जाएंगे। ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसी ये लाइन रहेगी और ये एरो हमारी तरफ आ जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जब एरो हमारी तरफ आ जाएंगे तो हमें उसकी दिखाई पड़ेगी केवल टिप।
और जब ये घूमेंगे तो ये हमें दिखाई पड़ेगी, आप मान लो एक तरह की लाइन। तो हम अगर लाइट को अपनी तरफ आता हुआ देखें, मतलब आप ऐसे सोचो कि लाइट ये जा रही है और आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो, और तो अगर यहां से खड़े होकर देखते तो आपको प्लस का निशान दिखाई पड़ता, आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको एक डॉट दिखाई पड़ रहा है और ये आपको एरो दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ये पहले y प्लेन था और अगर ये x प्लेन था, तो अब y प्लेन को जब आपने रोटेट कर दिया इस पूरे प्लस के निशान को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये नोटेशन हो गया। अब हम समराइज कर रहे हैं यहाँ पर कि अनपोलराइज लाइट के कितने नोटेशन पढ़े। अनपोलराइज लाइट क्या होती है? वो लाइट, नेचुरल लाइट जिसमें कोई भी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं होता, कोई भी वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन होती है। तो इसका जो ट्रेडिशन, मतलब जो बेसिक तरीका है वो ये हो सकता है कि आप इस तरह के बहुत सारे हम उसमें सारे वाइब्रेशन को यहाँ पे शो करें, या हम इससे कह सकते हैं कि अगर हम लाइट को अपनी तरफ आता हुआ माने तो हम इसको जस्ट इस तरह के सिंपल निशान से बनाएं, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के नोटेशन से। इसको ऐसे कर सकते हैं, एक डॉट बना दे और ये है। तो जो डॉट है ये कौन सा वाइब्रेशन है? तो ये जो वाइब्रेशन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो इसके है, और ये जो है इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन के प्लेन में। तो ये वाइब्रेशन स्क्रीन के प्लेन में है, ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। दो, इसको आपको समझना है, अनपोलराइज लाइट है। अब हम पोलराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के बारे में बताता हूँ। आपने बिल्कुल 12th की बुक में देखा होगा और वहां पर आपने समझा भी होगा, जहां हम ऐसे देखते हैं कि मान लो हमारे पास इस तरह से एक कार्डबोर्ड जिसमें एक खांचा कटा हुआ है, ऐसे ही एक दूसरा कार्डबोर्ड इसके सामने रखा है और इसमें भी वैसा ही एक खांचा बना हुआ है, एक स्लिट बनी हुई है। ठीक है, अब यहां से एक रास्ता हमने यहां बना दिया और एक वेव है जिसको कि हम यहां से भेज रहे हैं। तो वेव जो है बड़े आराम से इन खांचों से होती हुई आगे बढ़ जाएगी, वेव यहां से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इनमें से एक ब्लॉक को मान लो 90 डिग्री घुमा दें, इस पूरे ब्लॉक को 90 डिग्री घुमा देंगे, तो जैसे आप ब्लॉक को 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या होगा, देखिए इसका हाल ये होने वाला है कि ये हो गया, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, तो ये हो गया इस तरह से, वैसे ही वैसे है, इसको ये हमने घुमा दिया तो इसका खांचा जो है हमारे पास इस तरह का हो जाएगा, घूम गया ना 90, और ये हमारी जो वेव है ये उसकी डायरेक्शन है, उससे होकर के। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से तो वेव निकल जाएगी लेकिन यहाँ जा करके रुक जाएगा, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। तो ट्रांसवर्सिटी, इससे ट्रांसवर्स नेचर का एक बिहेवियर हो रहा है। और यहाँ से हमें एक आइडिया भी दिख रहा है कि अगर मान लो इसमें इस तरह से वाइब्रेशन होते तो यहीं पे कट जाते, या अगर हम इस तरह से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो हम एक खास तरह के वाइब्रेशन को तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन एक दूसरी तरह के वाइब्रेशन को हम यहाँ पर रोक दे रहे हैं। तो पोलराइजेशन में यही होने वाला है। पोलराइजेशन में क्या करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम लोग ये बताएंगे कि हम किसी तरीके से, कुछ हमारे मतलब 4-5 तरीके हैं हमारे पास, जिन तरीकों से हम अपने लाइट के जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं दो प्लेनों में, दो परपेंडिकुलर प्लेनों में वाइब्रेशन मान रहे हैं, उनमें से किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को हम गायब कर देने वाले हैं, हटा देने वाले हैं। तो जैसे आप वो वाइब्रेशन गायब करोगे तो आपके लाइट में केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशन बचेंगे। तो ऐसी लाइट जिसमें वाइब्रेशंस, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैग्नेटिक वाइब्रेशन की तो बात ही नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन की केवल बात हो रही है। तो ऐसी लाइट जिसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो किसी एक ही प्लेन में हो, दो प्लेन में कन्फाइन ना हो, तो ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। So a plane polarized light is what? A light whose vibrations are confined only to a single line in a plane and perpendicular to the direction of propagation. तो इसको हम एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
ओके तो अगर हम इसको उसी अपने डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें तो डायग्राम में आप ऐसे सोचो कि ये हमारा प्लेन है, एक प्लेन था और एक प्लेन हम और बना देते हैं, तो ये दूसरा प्लेन है जो उसके परपेंडिकुलर है, इसको ये बना दिया, और ये हमारी एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन है लाइट की। अब यहाँ पर क्या था, अगर अनपोलराइज लाइट थी तो हम उसके वाइब्रेशन को दोनों प्लेन मान सकते हैं। चलो अब हम इसको एक्स प्लेन मान लें और अब हम इसको वाई प्लेन मान लें। तो अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट केवल इसी प्लेन में हो, इस तरह से हो रहे हो, केवल एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में ना हो, कैसे क्यों ना हो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, एक्स प्लेन में ना हो, वाई प्लेन में हो। डायग्राम देखो यहाँ पर, तो केवल वाई प्लेन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, एक्स प्लेन में नहीं है। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो अगर आप देखोगे तो उस समय क्या होगा, आपको सारे वाइब्रेशंस केवल वाई प्लेन में दिखाई पड़ेंगे, इस प्लेन में आपको कोई वाइब्रेशन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम नाम देंगे कि जिस प्लेन में वाइब्रेशन है उसे हम नाम देंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है, और जहां से गायब हो गए उसका नाम क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, एक और कंडीशन हो सकती है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है, एक और कंडीशन हो सकती है कि वाइब्रेशंस जो हों वो एक्स प्लेन में तो हों, लेकिन मान लो वाई प्लेन में वाइब्रेशन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारी लाइट ऐसे होगी, एक्स प्लेन वाइब्रेशन होंगे, वाई प्लेन में कोई वाइब्रेशन नहीं होंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप, और इनको हम लीनियरली पोलराइज लाइट कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक्स पोलराइज लाइट, वाई पोलराइज लाइट, लीनियरली पोलराइज लाइट के टाइप आ जाएंगे। तो एक्स पोलराइज लाइट है या वाई पोलराइज लाइट है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आएगा अगला सवाल कि आखिर ऐसा वो कौन से तरीके हैं, किन तरीकों से हम किसी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पास अगर इस तरह के हैं तो हम क्या करें ऐसा कि हम अपनी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जैसे एक सबसे सिंपल तरीका है तो वो हम पोलराइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पोलराइड का इस्तेमाल करेंगे, या हम डबल रिफ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या हम उसको एक खास एंगल पर लाइट को गिराएं, उससे हम लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ तरीके हैं। तो मैं अगला जो वीडियो होगा, जो इसके बाद अगले दिन आपको मिल जाएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि पोलराइड्स के थ्रू कैसे हम लाइट को प्लेन पोलराइज कर सकते हैं, और वहीं पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन के थ्रू और रिफ्रैक्शन के थ्रू भी लाइट को प्लेन पोलराइज किया जा सकता है। तो रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, और जब रिफ्लेक्शन दोनों आ जाएंगे देन वी विल मूव टू द डबल रिफ्रैक्शन। तो बी इन टच, आप टच में बने रहिए, और होपफुली ये पूरा लेक्चर आपको मदद करेगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ। थैंक यू।